औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेटा एक्सरसाइज नंबर 19.2 यानी चैप्टर 9 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के इंपॉर्टेंट सवाल जो इनवर्स निकालने वाले होते थे हमने वो कवर किए थे। बेटा अब यहां पर इसके आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल पर आ रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। सही है, 7 तक हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लेकिन बच्चों आपको ये बात पता है ना कि ये सेम सवाल है बट ये दो नामों से पूछा जाता है। या तो कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहे तो आप यही मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर वो कहे सवाल में कि नहीं इसको सॉल्व करो क्रैमर्स रूल से, तो फिर आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला पार्ट है मैं उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, और जो उसका पार्ट नंबर 2 होगा बेटा उसको हम सॉल्व कर लेंगे क्रैमर्स रूल से। ठीक है, तो जरा पहले क्वेश्चन नंबर 8 की हेडिंग बना दीजिए जिसमें आप लिखेंगे फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। दो इक्वेशंस आपको गिवन है। जब भी आपसे बोला जाए बेटा कि दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, इसका मतलब उन दो इक्वेशंस में जो आने वाले वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हीं की तो वैल्यूज निकालनी होती है। तो हमें सवाल में एक्स की वैल्यू चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम लगाने जा रहे हैं इसमें कौन सा मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कैसे अप्लाई होता है बेटा, आइए सवाल को शुरू करते हैं। बस बेटा सबसे पहले ना सवाल जो है दो इक्वेशन वो अरेंज होनी चाहिए। अरेंज कैसे, पहले एक्स वाली टर्म फिर वाई वाली टर्म कांस्टेंट राइट साइड पर। तो देखो पहले एक्स वाली टर्म फिर वाई वाली टर्म फिर कांस्टेंट राइट साइड पर, यानी एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म, वाई के नीचे वाई वाली टर्म, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इनको रीअरेंज करवाएंगे। ठीक, यानी एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब जब बेटा सवाल में आपसे बोले ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हम दरअसल सवाल में तीन मैट्रिसेस अज्यूम करवाते हैं, सपोज करवाते हैं। एक मैट्रिक्स सबसे पहले अज्यूम करवाते हैं जिसको नाम देते हैं ए, और ए मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स आते हैं। वेरिएबल के कोफिशिएंट यानी 2, 3, -4 और 1, उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यूजुअली उसको डिनोट करवाते हैं कैपिटल ए से। एक मैट्रिक्स अज्यूम करवाएंगे जिसे ए का नाम देंगे, एक मैट्रिक्स कैपिटल एक्स अज्यूम करवाएंगे जिसके अंदर हम वेरिएबल्स लिखेंगे जो भी दिए जाए, भले एक्स वाई हो या x1 x2 हो या x और z हो, उनको लिखा जाएगा कॉलम वाइज। और फिर जो आखिर में कांस्टेंट्स होते हैं उनसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें हम सारे कांस्टेंट्स लिखते हैं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सबसे पहला काम करना है कि आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे आप नाम देंगे ए का। बेटा इसमें सारे वेरिएबल्स के आने वाले कोफिशिएंट्स को लिखा जाता है। तो 2 और 3, तो पहली रो बना दी आपने 2 और 3। बेटा -4 के साथ यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो लिख दिया -4 के साथ 1। ये बन गई मैट्रिक्स है। बेटा इसी के बाद कॉमा डाल के इसके बराबर में लिख दें या इसके नेक्स्ट लाइन में लिख दें। एक मैट्रिक्स एक्स एज्यूम करवाते हैं बेटा जिसमें सारे वेरिएबल्स लिख देते हैं, तो वेरिएबल्स कॉलम वाइज। सही है, एक वेरिएबल एक्स था एक वाई था, यहां रो वाइज लिखा हुआ है, आप लिखेंगे इसको कॉलम वाइज एक्स और वाई। इसी तरह बेटा एक मैट्रिक्स अज्यूम करवाते हैं जिसे कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, नाम यूजुअली देते हैं बी का। इसमें लिख दें सारे कांस्टेंट्स, दैट इज क्या 14 एंड 28। अरे यस, तो हमने मैट्रिक्स बी बना दी जिसमें हमने सारे कांस्टेंट्स लिख दिए 14 और 28। तो ये तीन काम तो पहले करने हैं आप। ये काम करने के बाद अब ध्यान से बात सुनना बेटा, जब हम लिखेंगे ना यहां पे यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो बेटा उसका फॉर्मूला ये होता है, x बराबर होता है a इनवर्स इनटू बी के, और नाम दे दिया इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का। अब वैसे फॉर्मूला बेटा अगर आपने क्लासेस में पढ़ा हो तो कुछ लोग लिखवाते हैं पहले ax बराबर b, उसके बाद ये लिखवाते हैं, वो जरूरत नहीं है लिखने की, आप खाली इतना काम कर लीजिए। कैपिटल एक्स बराबर होगा a इनवर्स b के। अब मुझे बताइए जो कैपिटल एक्स है ये मैट्रिक्स तो है हमारे पास, ये रही। जो मैट्रिक्स बी है बेटा वो मैट्रिक्स बी तो है अपने पास, ये लिखी हुई। प्रॉब्लम कहां पर है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो मैट्रिक्स में हमें ए इनवर्स नहीं मालूम, तो हमें पहले ए इनवर्स अलग से निकालना पड़ेगा, और जब ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी तो सारे डेटा को उठा के पुट करवा देंगे वापस इक्वेशन नंबर 1 में। अब आते हैं बेटा सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालने के लिए। अब आप मुझे बताएं बेटा ए इनवर्स निकालना हो तो बात तो शुरू बेटा पहले ए मैट्रिक्स ही होगी ना। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी बेटा, ये लिखी हुई। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2, 3, -4 और 1।
अब बेटा जिनको इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम है, काइंडली अगर वो चाहे तो प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकलवाया था और 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकलवाया था। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में वो खाली 2 इक्वेशंस दे रहा है, 2 वेरिएबल्स, तभी तो 2x2 ऑर्डर बन रहा है। 3 इक्वेशन होती है तो सवाल बहुत लेंदी हो जाता। अब याद करो बेटा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते थे? तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करवाते थे डिटर्मिनेंट में, यानी क्या, स्क्वायर ब्रैकेट को कन्वर्ट कर दिया करते थे 2 वर्टिकल लाइन से। तो ये तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गई। अब मैंने क्या बताया था बेटा, अगर याद करो आप तो मैंने कहा था कि सर जब भी हम किसी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, तो हम पहले राइट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। राइट डायगोनल जो सीधे हाथ की तरफ से बन रहा है। बेटा 1 को 2 से या 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो पहली वैल्यू 2 आ जाएगी। और मैं प्रीवियस लेक्चर में बेटा ये बता चुका हूं कि यहां पर आपको ना माइनस साइन लगाने की पहले से जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना बेटा, राइट एलिमेंट को राइट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जरा लेफ्ट एलिमेंट तो ध्यान से देखो कौन कौन से। बेटा लेफ्ट एलिमेंट में 3 और -4 है, तो जब मैं 3 और -4 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर आएगा -12। तो मैं उसकी बस साइन चेंज करके लिखनी है, दैट इज क्या, +12। तो साइन वाइन पहले से मत लगाया करो, बस हमेशा के लिए तरतीब याद रख लो, पहले राइट एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कोई आगे साइन नहीं आएगा, फिर लेफ्ट एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना और लेफ्ट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए उसका साइन चेंज करके लिख देना। क्या किया, 2 1 2 हो गया बेटा, यहां -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया -12, लिखा गया, वेरी गुड, +12। तो बेटा अगले स्टेप में देखो बहुत आसान काम है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 में को 12 में ऐड किया बेटा तो वैल्यू क्या, 14। तो जो डिटर्मिनेंट है बेटा उसकी वैल्यू तो हमारे पास 14 आ गई। ठीक है, अब जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई तो बेटा आप सब जानते हो कि हम 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते थे। और बेटा एडजॉइंट निकालने के लिए अगर आप याद करें तो कौन सा इंपॉर्टेंट काम होता था बेटे, याद आ गया ना, हम आते थे ओरिजिनल मैट्रिक्स में, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल यानी जो राइट डायगोनल यानी जो मेन डायगोनल होता था उसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दिया करते थे। 1 जाएगा 2 की जगह, 2 जाएगा 1 की जगह, तो यहां आ गया 1 और यहां आ गया 2। और जो लेफ्ट एलिमेंट्स होते हैं यानी लेफ्ट डायगोनल होता है यानी सेकेंडरी डायगोनल होता है उसके एलिमेंट्स की साइन चेंज कर देता है। तो जो +3 है वो बन जाएगा -3, जो -4 है वो बन जाएगा +4। तो एडजॉइंट 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स निकालने का बहुत आसान तरीका है बेटा, राइट एलिमेंट की पोजीशन चेंज और लेफ्ट एलिमेंट की साइन चेंज। अब ये एडजॉइंट आ गया। जब बेटा एडजॉइंट मालूम हो गया तो अगले स्टेप में आप सब जानते हो बेटा कि इनवर्स निकालना बहुत आसान। बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा इसमें जरा सारी वैल्यूज पुट करवा दो, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, बेटा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कितना निकाला हमने, 14, वो लिख दिया। फिर बराबर में जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला बेटा वो कितना, तो 1 माइनस का 3, फिर बेटा 4 और उसके बाद 2, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब तरीकेकार सुनना बेटा क्या है, याद रखना जब ये निकाल लो ना तुम कैलकुलेट करवा लो, तो अभी तुम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करने जा रहे हो, आपको तो सवाल में बेटा वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। अभी ना इस 14 को मैट्रिक्स के अंदर मत भेजना, क्योंकि अगर तुमने इसके हर एलिमेंट को 14 से डिवाइड करवाने की कोशिश की तो आंसर अपॉन में आना शुरू हो जाएंगे। तो टेक्निक ये है कि ए इनवर्स की अधूरी वैल्यू निकालो, यानी 1/14 को बाहर ही छोड़ दो एज इट इज। इनवर्स की वैल्यू ये मान लो बस पूरी, इनवर्स की वैल्यू आप एज्यूम करवा लीजिए, इनवर्स की वैल्यू बेटा आप एज्यूम करवा लीजिए जो लिखवा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। माजरत बेटा ये बहुत ही खूनी सवाल साबित हुआ है हमारे लिए। हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई 4 और यहां पर वैल्यू आ गई 2, सही है बेटा, ध्यान से सुनना। ए इनवर्स की वैल्यू मैं आपसे कह रहा हूं, सिर्फ ये अधूरी वैल्यू इतनी मान लो बेटा, ठीक। अब इस वैल्यू को ना आगे भी फर्दर सॉल्व नहीं करना, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुन लो बेटे। जब हमारे पास बेटा ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई तो हम सारे डेटा को उठा के बेटा पुट करवाने जा रहे हैं किसमें, वापस इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने अगले स्टेप पे लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1, यानी तमाम वैल्यूज को हम पुट करवाने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में। अब बताओ बेटा इक्वेशन 1 में कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, तो बेटा जहां एक्स लिखा हुआ है बताओ एक्स मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, तो वो लिख दीजिए, यानी कि एक्स और वाई। बेटा राइट हैंड साइड पे बताओ क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स। बच्चों ए इनवर्स की वैल्यू भी हमने क्या निकाली है, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाली है 1/14 के साथ 1 माइनस का 3, फिर 4 और फिर 2।
और ब्रैकेट क्लोज करवा के बेटा साथ में लिखा हुआ है कैपिटल बी, तो जरा मैट्रिक्स बी चेक कर लो बेटा क्या थी। मैट्रिक्स बी हमारे पास है बेटा 14 और 28। अब आप लॉजिक देख रहे हैं क्या है बेटा, पहले मैं इस 14 से ना इस मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करवाऊंगा, पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके हर एलिमेंट को हम इस 14 से डिवाइड करवा देंगे। तो अभी अपॉन में सवाल को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करो बेटा, अगले स्टेप में जरा ध्यान से देखना, x वैसे लिख दिया, फिर y वैसे लिख दिया बेटा, राइट साइड पे 1/14 वैसे लिख दिया। शाबाश, जरा बेटा बता दो दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करवाते थे, जानते हैं ना। पूरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जब बेटा पूरी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो याद है ना, फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। जरा फर्स्ट रो को बेटा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं और मिला के लिखना बेटा एलिमेंट्स, तो चेक करो आपके पास वैल्यू क्या क्या बन जाती है। ध्यान से सुनना बेटा, इस पूरी फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 14, और जब बेटा दूसरे एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया माइनस का 84। कैसे बना बेटा, इधर देखिएगा ध्यान से, पूरी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, पहला मेंबर पहले से मल्टीप्लाई हुआ बेटा, दूसरा मेंबर दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन -3 को जब 28 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर माइनस का 84। अब यही काम बेटा किसके लिए साथ कर रहे हैं, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम से। जब बेटा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो जब बेटा 4 को हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो गई 56, और जब बेटा 2 को हमने 28 से मल्टीप्लाई किया तो भी वैल्यू कितनी हो गई 56। जरा बेटा वीडियो पॉज करके काइंडली यहां तक आप नोट कर लीजिए सारा स्टेटमेंट। ठीक है, क्या किया बेटा, यहां पे सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, कैसे, पहला एलिमेंट पहले से दूसरा दूसरे से। बेटा फिर दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो पहला पहले से और दूसरा दूसरे से। अब जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जरा चेक कीजिएगा अगला स्टेप। ध्यान से सुनना बेटा, जरा ऊपर वाली वैल्यू में बेटा नेक्स्ट स्टेप में उल्टे हाथ पर तो वही मैट्रिक्स लिख दी आपने x और y। बेटा राइट साइड पे जो 1/14 लिखा हुआ है उस 1/14 को बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लें। शाबाश, जरा इन वैल्यूज को जरा सिंप्लीफाई करवा लो बेटा। जब बच्चों 14 में से आप 84 माइनस करवाएंगे तो आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस का 70, और जब बेटा नीचे 56 को आप 56 में ऐड करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 11112। अब मुझे बताओ बेटा, शाबाश, अब ये जो आंसर हमारे पास आ गया बेटा, इसमें हर एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इस 14 से अलग अलग डिवाइड करवा देंगे। तो बेटा हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x y इज इक्वल टू, बेटा अगले स्टेप में हमने -70 डिवाइडेड बाय 14 करवा दिया, और यहां बेटा 112 डिवाइडेड बाय 14 करवा दिया। अब शाबाश बेटा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं 70 को बेटा डिवाइड करवाऊंगा 14 से तो बेटा ये वैल्यू आ रही है 5। देखो इसके बराबर में ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, माइनस साइन तो वैसे ही लगा दिया बेटा, 70 को 14 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ रही है 5 यानी -5, और जब बेटा 112 को हमने डिवाइड किया 14 से तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 8। ध्यान से सुनना बेटा, -70 को 14 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 यानी -5, और जब बेटा 112 को हमने डिवाइड किया 14 से तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8। अब आप मुझे बताएं बेटे, ये जो पहली वैल्यू है जब मैं कंपेयर करवाऊंगा, जो बीच में इज इक्वल टू का साइन है ना, जब बेटा पहली वैल्यू कंपेयर कराऊंगा पहली वैल्यू से तो शाबाश बता दीजिए x इज इक्वल टू -5। जब बेटा दूसरी वैल्यू को आप दूसरी वैल्यू से कंपेयर करवाएंगे तो हम लिख सकते हैं ना y इज इक्वल टू 8। तो बेटा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सोल्यूशन सेट बना के लिख दें आंसर को बेटा, या इसी फॉर्म में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा हमारे पास 19.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट था वो हमने सॉल्व किया बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, जो आपके पूरा सामने है। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है नेक्स्ट वीडियो में बेटा उसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे और उस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्रैमर्स रूल से। तो काइंडली आप जरा वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।